प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बातें करेंगे मॉन्टफोर्ट सुधार के बारे में, रौलट एक्ट के बारे में और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तीनों की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उस पर हम बातें करेंगे। 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय, जिसे गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा था, चेम्सफोर्ड के बीच एक कमेटी गठित की गई और कमेटी गठित होने के पश्चात उन्होंने एक सुधार ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपा, जिसे मॉन्टफोर्ट सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसी सुधार पर कार्रवाई करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश संसद ने 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया, जिससे भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन की बातें की गई, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया और दो तरह के विषय बनाए गए। एक विषय था जिस पर गवर्नर जनरल का अधिकार था, गवर्नर जनरल उस पर सर्वे सर्वा होता था। और दूसरा विषय था जिससे पर जो चुन के जाने वाले प्रतिनिधि होते थे उनका अधिकार होता था, चुन के जाने वाले प्रतिनिधियों का अधिकार होता था। तो जो गवर्नर जनरल के अधीन आता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन आता था, उसे आरक्षित विषय कहा जाता था। और इस आरक्षित विषय के अंतर्गत वित्त, कानून व्यवस्था और अकाल को रखा गया था। जबकि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत देखा जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि को रखा गया था। यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे, विषय वस्तु थी जिससे धन का उपार्जन हो सकता था, वो सब कुछ अंग्रेज़ों के हाथों में था। लेकिन जो भी खर्च के विषय थे, शिक्षा पे खर्च होना था, स्वास्थ्य पे खर्च होना था, ये सब कुछ जो चुनाव जीत कर पहुँचे हुए भारतीय जनता से गठित मंत्रिमंडल था उस पर निर्भर था। क्योंकि मद्रास का स्वास्थ्य मंत्री कहता है, SS बाल्टीवाला, कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ लेकिन मेरे पास कोई वित्त नहीं है। जो जनता मर रही है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मैं रक्षा कहाँ से करूँ, मैं स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ से बहाल करूँ, क्योंकि टोटल वित्त व्यवस्था पर अधिकार अंग्रेज़ों का है। तो इस तरह देखा जाए तो ये द्वैध शासन ने भारत का शोषण किया, एक तरह से भारतीय जनता का अधिक से अधिक शोषण करने का कार्य किया, जिसके कारण एक तरह से भारत में अस्थिरता की स्थिति बन चुकी थी। क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, खिलाफत आंदोलन छिड़ चुका था भारत में। और ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो भारत में न्यायाधीश पृष्ठभूमि से जुड़े हुए सिडनी रौलट के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी। और सिडनी रौलट ने अपने रिपोर्ट में ये कहा था कि भारत में इस आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में जो मौजूदा हालात है, सिचुएशन है, जो एक तरह के हिंसात्मक वातावरण है, इसको रोकने के लिए एक अधिनियम लाना चाहिए। और उसे क्रांतिकारी अराजकता निवारण अधिनियम कहा गया। और उसे अधिनियम में ये कह दिया गया कि सरकार, कमिश्नर जिसको चाहे उससे गिरफ्तार कर सकती है और जब तक चाहे तब तक जेल में रख सकती है। इसे ही बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। यानी कि इसके लिए न तो आप कोई वकील कर सकते हैं,
नहीं तो अपील कर सकते हैं और नहीं आप कोई दलील दे सकते हैं। एक तरह से ये अंधा कानून था, गैंगिंग एक्ट था, मुंह बंद करने वाला कानून था। और इस कानून के तहत देखा जाए तो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पे कार्रवाइयाँ की गई, उनके ऊपर देखा जाए तो एक तरह से कार्रवाई करने का कार्य किया गया। ऐसे घड़ी में देखा जाए तो और माहौल बिगड़ गया, जगह जगह पे प्रदर्शन होने लगे, लोगों के गिरफ्तारियों के कारण प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली में स्वामी सदानंद के नेतृत्व में प्रदर्शन होने लगा। महात्मा गांधी इस समय राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। महात्मा गांधी ने इस कानून के विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। उन्होंने कहा पूरे देश में इस कानून को वापस लेने के लिए हड़ताल होना चाहिए। और ऐसे हड़ताल के कारण ही देखा जाए तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। और ऐसे खराब स्थिति में महात्मा गांधी पंजाब जाना चाहते थे, वहाँ पे युवाओं का नेतृत्व करना चाहते थे। और महात्मा गांधी गुजरात से पंजाब के लिए रवाना हुए, लेकिन हरियाणा के पलवल नामक स्थान पे 8 अप्रैल 1919 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और 8 अप्रैल 1919 को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तारी करने के पश्चात अब उनके विरोध में पंजाब में प्रदर्शन होने लगा। उनके गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में प्रदर्शन हुआ। और उसी प्रदर्शन में देखा जाए तो 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो 2 वहाँ के प्रसिद्ध नेता थे, युवाओं के नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करने के पश्चात और विरोध फैल गया। ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो वहाँ का जो डिप्टी गवर्नर था, एलजी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसका नाम था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने वहाँ पे धारा 144 लागू कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ गुप्त रूप से कुछ लोगों को उठाने का कार्य किया गया। और जब उठाने का कार्य किया गया तो वहाँ पे प्रदर्शन और बढ़ने लगा। खासकर अमृतसर, गुजरावाला, जालियावाला, शेखापुरा, ये जो पंजाब और आधुनिक जो पाकिस्तान के क्षेत्र थे, वहाँ पे विद्रोह की एक लहर छिड़ गई, जिसके कारण खराब सिचुएशन को देखते हुए माइकल ओ डायर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने अमृतसर की चाबी सौंप दिया और सौंप दिया ब्रिगेडियर जनरल डायर को। जनरल डायर 12 अप्रैल को पहुंचा और 12 अप्रैल को पहुंचने के पश्चात कई लोगों को गिरफ्तार करवाने का काम किया। एक तरह से कहीं पर भी भीड़ लगाना मना कर दिया गया, कहीं पर भी भीड़ लगाने पर गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया। ऐसे सिचुएशन में ही देखा जाए तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। लोग अपने घरों में त्यौहार मना रहे थे। तथाकथित प्रायोजित लाला हंसराज, एक हंसराज नामक व्यक्ति था जो आगे चल के सरकारी गवाह बन जाता है। हंसराज नामक व्यक्ति ने सबको इकट्ठा करने का काम किया। सबसे कहा कि सब लोग जालियावाला बाग में आओ और सब लोग नारा लगाओ कि सैफुद्दीन किचलू को रिहा किया जाए, डॉक्टर सत्यपाल को रिहा किया जाए, महात्मा गांधी को रिहा किया जाए, सब लोग नारा लगाओ। और एक तरह से प्रायोजित 20,000 की भीड़ जालियावाला बाग मैदान में उपस्थित हो गई। जब 20,000 की भीड़ जालियावाला बाग में उपस्थित हो गई तो उपस्थित होने के पश्चात अब किसने ब्रिगेडियर को सूचना दिया, किसने जनरल डायर को सूचना दिया
ये पता नहीं चल पाया। लेकिन अभी यहाँ पे प्रदर्शन चल ही रहा था, लोग नए नए कपड़े पहन के आए थे, तब तक ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग मैदान में पहुंच गया। और पहुंचने के पश्चात मुख्य जो गेट था, उस गेट पर उसके सैनिक और वो स्वयं खड़ा हो गया और 3 मिनट के अंदर, ओनली 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर बाग को खाली करने का आदेश दिया। लेकिन भीड़ 3 मिनट के अंदर उस बाग को खाली नहीं कर पाई और मशीन गन की गोलियां तड़तड़ाने लगी। और इसमें निर्दोष बेगुनाह भारत की जनता मारी गई। पूरा जालियांवाला बाग का मैदान रक्त से रंजित हो गया, खून से लथपथ हो गया। कुछ लोगों ने अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए कुआं में छलांग लगा दिया, लेकिन वहां पर भी मशीन गन की गोलियां तड़तड़ाती रही और एक तरह से तब तक गोली चलती रही जब तक कि पुलिस के पास, मिलिट्री के पास गोलियां समाप्त हो गई। 1000 से अधिक लोग मारे गए, 3000 से अधिक लोग घायल हो गए। तो 379 ही सरकारी आंकड़े में बताया गया, लेकिन मरने वाले की संख्या हजारों से अधिक थी, घायलों की संख्या 10,000 से अधिक थी। तो सब कुछ मामले में लीपापोती कर दिया गया और इसी कांड को जालियांवाला बाग कांड के नाम से जाना गया। जालियांवाला बाग कांड के नाम से जाना गया। इस कांड में देखा जाए तो एक बालक अपने पिता के साथ इस मेला को देखने गया था, इस जमात को देखने गया था। उस 6 वर्ष के बालक के सामने गोलियां तड़तड़ाती रही और वह बालक, उस बालक को बचाने के लिए उसका पिता उसके ऊपर गिरा और पूरे मशीन गन की गोलियां झेल गया। और वही बालक जब बड़ा हुआ तो उसके जीवन का एक ही मकसद था, जनरल डायर और माइकल ओडायर को मारना। और वही 1940 में लंदन के गलियों में माइकल ओडायर को दौड़ा के गोली मार दिया, मशीन गन की गोलियां उतार दिया। उसी को इतिहास में उधम सिंह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिगेडियर जनरल डायर ने क्रूर कार्य किया, क्रूर हत्या किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बहुत प्रशंसा किया। माइकल ओडायर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा और उसने ये कहा कि तुम्हारी कार्रवाई ठीक है और इसे स्वीकार करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे स्वीकार करती है। यहाँ पे कांग्रेस ने दबाव डाला और ब्रिगेडियर को, जनरल डायर को नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। लेकिन जब नौकरी से हाथ धो के जब वह इंग्लैंड पहुंचा तो पहुंचने के पश्चात उसके लिए तलवार भेंट की गई। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, और मात्र उसके जीविकापार्जन के लिए 50 लाख पाउंड की आर्थिक सहायता चंदा के रूप में इकट्ठा हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस के दबाव के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस हत्याकांड के जांच करने के लिए एक कमेटी गठित किया जिसे हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस हंटर कमेटी में जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड हंटर था, जबकि इसमें देखा जाए तो 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। कुल 8 सदस्य थे हंटर कमेटी में। हंटर कमेटी के सदस्यों का नाम सुन लेते हैं। लॉर्ड हंटर अध्यक्ष था, जस्टिन रस्किन, WF राइस, मेजर जॉर्ज बरोस, सर थॉमस स्मिथ, और 3 भारतीय थे, सर चिमन लाल सितलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण राय। ये 3 भारतीयों का कुछ नहीं चला, सर्वे सर्वा अंग्रेजों का था। और अंग्रेजों
ने अपना प्रभाव दिखाया, टोटल मामले की लिपापोती किया और लिपापोती करने के पश्चात हल्का सा भार डालते हुए ब्रिगेडियर को उसके पद से हटा दिया गया और एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ लिपापोती हो गया, जिसके कारण कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई और इस हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन करती रही। और प्रदर्शन करने के पश्चात कांग्रेस ने खुद एक कमेटी बनाई जांच करने के लिए, जिसे तहकीकात कमेटी या पंजाब कमेटी के नाम से जाना जाता है। तहकीकात कमेटी या पंजाब कमेटी के नाम से जाना जाता है और इस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए मदन मोहन मालवीय। इसके अन्य सदस्य थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास, पुपुल जयकर। और ये सभी सदस्य पंजाब पहुँचे, जालियांवाला बाग हत्याकांड का निरीक्षण किया, बाग का निरीक्षण किया, उस कुआं का निरीक्षण किया जिसमें कूदने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने गोलियों से बूंद डाला था। और एक तरह से सब कुछ लिखने का काम, इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने और ये पूरी टीम ने अंग्रेजी गवर्नमेंट पे दबाव डाला कि मृतक लोगों को नौकरी दिया जाए, आर्थिक सहायता दिया जाए और आर्थिक सहायता के साथ साथ इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट माफ़ी मांगे। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने कुछ भी नहीं माना, इस रिपोर्ट को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। और एक तरह से देखा जाए तो ये हिंदुस्तान के लिए सबसे इतिहास का काला दिन रहा, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसी कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जब 2019 में भारत का दौरा किया तो उसने इस कांड के लिए भारत की जनता से माफ़ी मांगा, भारत की जनता से माफ़ी मांगने का काम किया। तो यह वीडियो कैसा लगा, इसकी सूचना आप कमेंट बॉक्स में दें और साथ ही साथ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।